हेलो एवरीवन। आज हम लोग किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो ये जानने के लिए मैंने screener.in का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है और वो इस एप्लीकेशन जब आप खोलते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। सामने से ऐसी आती है, नीचे में फीड, स्क्रीन, सर्च, टूल्स और अकाउंट का ऑप्शन होता है। अकाउंट में जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना पर्सनल गूगल अकाउंट या जो भी है उससे डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। उससे ये रहेगा कि आप जो भी चेक कर रहे हैं ना वो आपके ईमेल आईडी पे पर्टिकुलर सेव रहेगा। जब भी आप उससे लॉगिन कीजिएगा तो वो चीज़ें यहाँ सेव रहेंगी। अब हमें फाइनेंशियल या फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, हमें वो जानना है कि किसी भी कंपनी का हम कैसे फंडामेंटल चेक करेंगे या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। करंट मार्केट प्राइस तो हमें वॉचलिस्ट से ही पता चल जाती है, पर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स क्या है, स्टॉक पी क्या है, पी रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, फेस वैल्यू, इक्विटी, बैलेंस शीट, क्वार्टरली इनकम, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, ये सारी चीज़ें, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस जब करते हैं तभी हमें पता चलती है। तो उसके लिए ये screener.in बेस्ट साइट है। आप उसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप आराम से मोबाइल पे भी बैठे बैठे कहीं से कभी भी आप अपना किसी भी पार्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल या फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं बेफिक्र होके। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें एक बिगिनर को या फिर एक नॉर्मल जिसने अभी ट्रेडिंग शुरू की है, जिन्हें या जो फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं, जो जो भी बिगिनर्स हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो कंपनी का नाम जान सकते हैं, कंपनी जान सकते हैं, बट कंपनी कैसे वर्क करती है, कंपनी में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें जानने का हम पूरा कोशिश करेंगे कि आखिर कंपनी के अंदर ये फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या होता है और पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हमें देखना क्या होता है। हम टेक्निकल सीख सकते हैं तो हम फंडामेंटल भी आराम से सीख जाएंगे। इसी के लिए चलिए मैं आज ये वीडियो बनाने का कोशिश कर रही हूँ और मैं विश्वास रखती हूँ कि शायद मैं आप लोगों के विश्वास पे खरे उतरूँगी और मैं आप लोगों को एक अच्छा एजुकेशन ज़रूर दे पाऊँगी, एक अच्छा लर्निंग ज़रूर दे पाऊँगी आज। सबसे पहले हम इस सर्च के ऑप्शन में जाते हैं और हम पर्टिकुलर किसी भी कंपनी, जैसे मुझे SBIN का ही देखना है। SBIN मैंने जैसे ही उसका सिंबल क्लिक किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के आ गया। ये इजी यूज़र इंटरफेस है, बहुत ही लाइबल है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। कोई दिक्कत की साइट नहीं है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आराम से इसको यूज कीजिए। इसमें ये कोई प्रमोशनल वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये फ्री भी है और जितना हमें देखना है, एक रिटेलर को देखना है या फिर एक बिगनर को देखना है, उतना ये बिल्कुल फ्री भी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि इतना ये फ्री है, कोई पेड वर्जन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सारा चीज़ खुल के आ गया है कि क्या है क्या नहीं है, हर डिटेल इसमें आ गई है। पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस यहीं से होगी हमारी प्रॉपर। हमारे मोबाइल से हमें लैपटॉप खोलने की नीड नहीं है, हमें कुछ और देखने की नीड नहीं है, हम सब चीज़ यहीं से देख लेंगे। इसमें सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 768 रुपीज़ और आप इसको फॉलो भी करेंगे तो फॉलो कर लेंगे तो SBI का न्यूज़ आपके मेन फीड पे यहाँ आते रहेगा। यहाँ जो ये फीड है ना, यहाँ मैंने बंधन बैंक, RBL बैंक, IRCT, इंजीनियर्स इंडिया के डाल रखे हैं। तो उसी तरह जब आप वो करेंगे, फीड उसको कर देंगे तो वो आपको भी आके दिखने लगेगी। अब हमें देखना है SBI का। हम एज ए एग्जाम्पल SBI का ही कर रहे हैं फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके बाद हम अदर और शेयर्स का हम करेंगे बाद में। पहले देखिए यहाँ देता है अबाउट। इस अबाउट में आप पूरी बैंक के बारे में जान सकते हैं कि बैंक कब इस्टेब्लिश्ड हुई है, कि क्या उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंक क्या काम करती है। नॉर्मल एक SBI के बारे में तो हम जानते हैं कि बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक है और बैंक के प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं। बट अदर्स कंपनी की मैं बात करूं, जैसे आपको मैं यहाँ बता दूं, कैस्ट्रॉल इंडिया ही है, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड है या कोई भी कंपनी, आप उसके बारे में पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं, आप हर चीज़ इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं वापस से SBI पे आती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इस एप्लीकेशन में यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है
एडिट रेशियो, आपको और भी अगर मैंने अपना जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं वो मैंने यहाँ पूरी लगा के रखी है। अगर आपको कुछ और भी इसमें ऐड करना है या देखना है हमेशा के लिए तो यहाँ आप एडिट रेशियो करेंगे और आप यहाँ कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ नीचे से आप कोई भी चीज़ यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे उतनी ही देखनी थी तो मैंने उतनी ही लगाई है और उतनी ही नीड भी है, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले अबाउट आया, उसके बाद उसके की पॉइंट्स आए। की पॉइंट्स में उसका क्या है, मार्केट शेयर क्या है, लोन बुक क्या बोल रहा है, रिटेल बुक क्या कर रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब इसमें दी रहती है। आप रेगुलर वे में इसे चाहें तो देख सकते हैं। इससे आपको कंपनी के बारे में नॉलेज मिलेगा कि इंश्योरेंस से कितना कमाती है, फिर उसका लोन का प्रोसेस क्या है, उसके पास लोन बुक में कितने करोड़ के लोन दिए हुए हैं, रिटेल बुक में कितना है, एनपीएस का सेगमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट का बिजनेस कितना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बिजनेस कितना है, डिजिटल मैट्रिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें से आराम से रीड मोर करेंगे की पॉइंट्स में तो आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैपिटल आता है। मार्केट कैपिटल क्या होता है? मार्केट कैपिटल होता है, देखिए, एक होता है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर का 766 रुपीज़ है। और मार्केट कैपिटल क्या होता है? मार्केट कैपिटल होता है ऑल इक्विटी शेयर ऑन द करेंट प्राइस इज मार्केट कैपिटल। सारे इक्विटी शेयर, जितने भी इक्विटी शेयर एसबीआई के हैं, उनका जो करेंट मार्केट प्राइस पे है ना, इनटू कर लेंगे तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। करेंट प्राइस इसका 766 है। 52 वीक हाई लो 778 और 502 रुपीज़ गया है। स्टॉक पी 9.93 है। स्टॉक पी जो हम बात कर रहे हैं वो प्राइस अर्निंग रेशियो है। प्राइस अर्निंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं? जो मार्केट कैपिटल है, उस मार्केट कैपिटल जो ऊपर में दिख रहा है ना आपको, मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी करेंगे तो स्टॉक पी आ जाएगा। बुक वैल्यू पार्टिकुलर एसबीआई के शेयर्स का 402 रुपीज़ है। डिविडेंड 1.48% ही देती है एसबीआई। तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी चीज़ें हमें देखनी है। फिर हमें देखनी है कि कोई भी कंपनीज की आरओसीई क्या है। आरओसीई क्या है? आरओसीई है कि जो मैनेजमेंट है बैंक की, जो भी मैनेजमेंट है बैंक की, कंपनी की, वो आरओसीई ये सोच करता है कि जैसे हाउ मच मनी, जैसे जिन मतलब बैंक में पैसे हैं, ठीक है, अपने पैसे हैं, अपने रिजर्व पैसे हैं, तो उन पैसों को यूज कर पा रही है पार्टिकुलर कंपनी या नहीं, वही चीज़ दिखा रहा है। इफ़ द कंपनी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट मेजर्स द प्रोडक्ट क्रेडिबिलिटी एज वेल एज मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो कैपेबल है कि नहीं, जो अवेलेबल कैपिटल है उससे पैसा बनाने के लिए, मनी बनाने के लिए अवेलेबल कैपेबिलिटी है कि नहीं उनके अंदर, ये आरओसीई शो करती है कि जो भी कंपनी में रिजर्व अपना पैसा आ रहा है उससे वो या तो अपना ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं या अपने कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी ग्रोथ हो रही है तो उसे तो एक्सपेंड होना है ना किसी वे में, या तो उसी काम को और जगहों पे फैलाएं आप, या फिर आप या तो ब्रांचेज खोलें, नए नए शहरों में जाएं, नए नए देशों में जाएं, या फिर आप पार्टिकुलर उसी कंपनी में कुछ और प्रोजेक्ट लाएं या फिर उस कंपनी के काम को बढ़ाएं। तो इसीलिए वो रेशियो जो निकलता है वो आरओसीई से ही निकलता है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग और एनबीएफसी में एक्सेप्शनल है। बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज में हम लोग आरएसी नहीं देखते हैं, हम लोग प्रॉपर आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आरओई जो बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में होना चाहिए वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो अच्छी है। और आरओसी जो होता है ना, कि आरओसी जो अगर कंपनीज के केस में, नॉर्मल बैंकिंग और एनबीएफसी छोड़कर, आरओसी जो है 30% से अगर ऊपर है ना तो कंपनी द बेस्ट है। और अगर 20% है इसका मतलब है कि गुड है, अच्छा है, बट बिलो 20% वाली कंपनियों में हमें नहीं जाना चाहिए। मैनेजमेंट वाइज वो कंपनियां ठीक नहीं होती हैं, तो ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और आरओई जो मैंने बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में कहा, तो वो मोर देन 20% होना चाहिए, फिर हमें उस कंपनी में ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ बिजनेस स्टार्ट।
उस समय फेस वैल्यू 1 रुपया था पार्टिकुलर शेयर का। फिर हम देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग हमें प्रॉपर देखना चाहिए हमेशा कि कितना है किसी भी कंपनी में। प्लेस्ड परसेंटेज क्या है? प्लेस्ड परसेंटेज किसी भी पार्टिकुलर ये में शेयर, जैसे कि प्रमोटर्स क्या करते हैं कि उन्हें एक्सपैंड करना होता है, बैंक से लोन लेना होता है, या फिर जब उन्हें कोई बड़ा काम कंपनी में करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, जो अपने शेयर का जो होल्डिंग है ना उसे प्लेस करते हैं बैंक के पास या पार्टिकुलर जगह पे कि आप इसको प्लेस कीजिए और हमें लोन दीजिए। तो ये प्रमोटर्स के थ्रू ही होता है और ये प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स को वो करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो कंपनी डज नॉट हैव द शेयर्स इज बीइंग हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, तो वो वही प्लेस कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग अगर 10% से ज़्यादा है तो हमें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए वैसी कंपनी को। ठीक है, तो और नेक्स्ट है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी हमें देखना है, हमेशा देखना है और हमेशा हमें से ध्यान रखना है कि कंपनी में डेब्ट टू इक्विटी क्या है। कंपनी डेब्ट टू इक्विटी क्या रेशियो आती है कि बोरोइंग कितना है, बोरोइंग इन द बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय इक्विटी जब हम करेंगे ना तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आती है। दैट मीन कि कंपनी के पास बोरोइंग कितना है, कंपनी कितने लोन में है, कंपनी कितने कर्ज में है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि डेब्ट टू इक्विटी जो भी हो वो 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी के केस में। अगर देखिए कंपनी लाख अच्छा डिसीजन ले, अच्छा मैनेजमेंट उसका पूरा कैलकुलेशन के साथ वर्क तैयार हो रहा है कि ये हमने 10 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ की बोरोइंग की है बैंक से, हम इसे आने वाले 5 साल में रिटर्न कर देंगे, लेकिन एक जो पेपर पे कैलकुलेशन होता है और एक जब ओरिजिनल वर्क होता है और तब जो वो कैलकुलेशन आता है ना, तो वो दोनों काफ़ी डिफ़र कर जाते हैं और वैसे केस में जो बोरोइंग है वो काफ़ी दिन तक लटकी रह जाती है। या फिर बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो बोरो करती हैं, अपना काम ख़त्म करके वापस अपने बोरोइंग को कम कर लेती हैं, लेकिन बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो बोरोइंग के इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं कर पाती हैं और उसे कंपनी के शेयर प्राइस पे बहुत असर करता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी का, वैसे कंपनियों में हम ट्रेड लेने ना जाएं जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.25 से ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद हमें ईपीएस देखने की नीड नहीं है, EBITDA भी देखने की नीड नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.90 है इसका, तो वो भी हमें देखने की नीड नहीं है। हमें हाई प्राइस ऑल टाइम एक बार हम देख सकते हैं और प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ का, प्रॉफिट जो है प्रीवियस 12 मंथ का मतलब लास्ट ईयर का हमें ज़रूर देखना चाहिए कि कंसोलिडेटेड कितना प्रॉफिट हो रहा है। फिर जब हम इसमें नीचे आएंगे तो हम इसका प्राइस पी रेशियो, ये चार्ट से भी हमें उतना है, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बना के आपको बताऊंगी, यहाँ पे भी हम कैसे अच्छे शेयर्स खोज सकते हैं इस चार्ट को पार्टिकुलर देखते हुए भी। फिर हम कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स भी देख सकते हैं कि कंपनी में एक झलक हम इसको आराम से देख सकते हैं कि कंपनी में क्या सही है क्या गलत है। फिर हम जब नीचे आते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हर कंपनी का हमें रेवेन्यू देखना है ज़रूर कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स, बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में रेवेन्यू है, अदर कंपनीज़ में सेल्स है। तो सेल्स क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैंकिंग कंपनी है तो चलिए हम इसमें रेवेन्यू देखते हैं। अभी दिसंबर 2023 का रिज़ल्ट पोस्ट किया गया है। अब हम कभी भी इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट देखेंगे ना, वो हम इस दिसंबर 22 से ही कंपेयर करेंगे, दिसंबर 21, दिसंबर 22 और दिसंबर 23 का हम ऐसे कंपेयर करेंगे। ये नहीं कि हम दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट सितंबर क्वार्टर से, सितंबर का जून से, ऐसे हम कभी कंपेयर नहीं करने जाएंगे। कभी भी जब भी फाइनेंशियल कंपेयरेंस करेंगे तो हम दिसंबर 2023 का कंपेयर करेंगे दिसंबर 2022 के ही रिजल्ट से। अब उस समय रेवेन्यू था 91,518 करोड़, अब इस समय 1,12,868 है। ये ऑब्वियसली ये बढ़ा हुआ है। उसके बाद हम इसमें रेवेन्यू के बाद देखेंगे कि प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है आफ्टर टैक्स, और अदर इनकम अगर कोई कंपनी या बैंक पोस्ट कर रही है तो वो कंटिन्यूअस पोस्ट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मानिए कि इसने
SBI बैंक ने ही यहाँ किसी क्वार्टर में 36,000 का अदर इनकम नहीं पोस्ट किया हो और इस क्वार्टर में पोस्ट किया हो, तो हम उसे ज़रूर देखेंगे कि ये अदर इनकम कहाँ से आया है, ये कौन सा अदर इनकम है, ये ज़रूर हम ध्यान रखेंगे। फिर हम जब नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि ये हो गया आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ये क्वार्टरली प्रॉफिट एंड रिजल्ट नहीं, ये ईयरली हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसमें हम TTM देखेंगे, TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स का क्या आ रहा है, तो एक एग्जम्पशन डाला रहता है, इसमें हम देखेंगे कि इसका रेवेन्यू कितना है, फिर हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये हम ज़रूर हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये तीनों चीज़ देखने के बाद जब हम इसका बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का या बैंक सेक्टर का या NBFC का हम देखेंगे, तो हम ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि उसकी इक्विटी कैपिटल क्या है। ये देखिए शुरुआत में 671 था, फिर कुछ पैसे डाले गए 684 हुआ और डालते डालते ये चीज़ 892 मिनिमम अमाउंट है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़ों हज़ारों करोड़ डाला गया है। कंपनी बैंकिंग कंपनी SBI अपने आप में ग्रोथ कर रही है, ठीक है। अब रिज़र्व क्या हो गया, रिज़र्व इनके पास अपना पैसा, इनके पास 3,58,039 रुपीज़ करोड़ अपना पैसा है इनके पास। बैंकिंग के केस में हम बोरोइंग नहीं देखेंगे क्योंकि इनका काम ही है वही। इनके पास फिक्स एसेट एक नज़र अपने फिक्स एसेट पे ज़रूर डालेंगे कि ये धीरे धीरे अपनी फिक्स एसेट देखिए कहाँ इसका 2012 में 7,000 करोड़ का फिक्स एसेट था, वहीं आज के डेट में 45,880 करोड़ का फिक्स एसेट्स है, ठीक है। अब यहाँ CWIP भी हम एक नज़र देख सकते हैं कि करेंट वर्क इन प्रोग्रेस कितने करोड़ का इनके हाथ में है, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, वो भी आने वाले टाइम में पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही बन के आएगा, तो वो भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हम एक झलक ज़रूर देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, मतलब कि इसमें यहाँ पे ही आपको चारों चीज़ दे देगा कि इस पार्टिकुलर स्टॉक में प्रमोटर्स ने कितना ले रखा है, FIIs के पास कितना है, DIIs के पास कितना है, गवर्नमेंट के कितने पास है और पब्लिक के कितने पास है। देखिए आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं, FIIs अपना क्वार्टरली या ईयरली या मंथली ईयरली और क्वार्टरली अपना परसेंटेज बढ़ा रहे हैं पार्टिकुलर शेयर में या घटा रहे हैं, कम हो रहा है उनका परसेंटेज या ज़्यादा हो रहा है। और पब्लिक का क्या हालचाल है, पब्लिक ने कितने % पार्टिकुलर स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट डाला है, ठीक है। तो ये ज़रूर देखिएगा, और ये सिर्फ पब्लिक खोलिएगा तो ये प्योर पब्लिक है, ठीक है। तो 7% हम पार्टिकुलर वैसे स्टॉक को हमेशा अवॉइड करेंगे जिसमें मोर देन 30% पब्लिक के हाथ में हो। अगर 30% या 30% से कम है तो हम उसमें आराम से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेसिस पे। लेकिन अगर पब्लिक के हाथ में मोर देन 30% है, 60%, 40%, 45%, 65%, तो हम अवॉइड करेंगे कि हमें वो इस स्टॉक नहीं लेना है, ठीक है। बस हमें यही चीज़ देखना है। उसके बाद हमें यहाँ कॉन्कोल्स में हम देख सकते हैं कि कंपनी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। देखिए बस यही सब फाइनेंशियल डाटा हमें देखना होता है, फंडामेंटल और फाइनेंशियल डाटा हमें हमेशा देखना होता है। तो ये चीज़ आप आराम से चेक कर सकते हैं, खुद के बेसिस पे कर सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि फाइनेंशियल कैसे चेक करें। आप जब लगातार कंपनियों के देखने लगिएगा ना, एक एक कंपनी को यहाँ से सर्च करके आप जब यहाँ डालिएगा, जैसे कोई भी कंपनी हो गया, जैसे रिलायंस ही हो गया, आप रिलायंस ही डालिए, यहाँ सर्च कीजिए, आप आ जाएगा, उसका सारा डिटेल आ जाएगा। एक बार ये एडिट रेशियो इसको ठीक कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को रोक के देखते हुए कि मैंने क्या क्या इसमें डाला हुआ है। आप इसमें वो अपने एडिट रेशियो में सब ऐड कर लीजिएगा, जो नहीं होना चाहिए वो हटा दीजिएगा, और इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा ना, तो फिर आपको भी आराम से फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करना आ जाएगा। तो इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए, और अगर मेरे वीडियो से थोड़ी भी आपको नॉलेज मिल रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर कल नए एक वीडियो के साथ हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।